हृदय रोग, एंजाइना या हृदय शूल। एंजाइना आम भाषा में एक तरह का दर्द है जो छाती में होता है। यह तब होता है जब हृदय को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता। हृदय को 3 प्रमुख धमनियों से रक्त मिलता है, लेकिन जब इन रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण अवरुद्धता आ जाती है, तब रक्त हृदय तक नहीं पहुंच पाता और इस अवस्था में मरीज को दर्द महसूस होता है। दूसरे शब्दों में, हृदय के पर्याप्त रक्त की मांग और सप्लाई के अनुपात में अनियमितता आना ही एंजाइना है। एंजाइना का तात्पर्य मुख्य रूप से सीने में बार बार होने वाली तकलीफ से है, जिसकी मूल वजह हृदय की मांसपेशियों में आवश्यकता अनुसार पहुंचने वाली खून की मात्रा में कमी आ जाना है। कारण: एंजाइना का सबसे महत्वपूर्ण कारण हृदय की धमनियों में चर्बी इकट्ठी हो जाने के कारण हुई सिकुड़न है। धमनियों में आई सिकुड़न की वजह से रक्त प्रवाह की मात्रा में कमी आ जाती है। कम रक्त प्रवाह के बावजूद मरीज को बैठे या आराम की स्थिति में तकलीफ नहीं होती, परंतु जब वह चलता है, खाना खाता है या कोई शारीरिक कामकाज करता है, तो इस स्थिति में उसके हृदय की मांसपेशियों को और अधिक खून की आवश्यकता होती है। चूँकि उसकी धमनियों में सिकुड़न है, इसलिए रक्त प्रवाह आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ पाता और मरीज को एंजाइना होने लगता है। पुनः रुक जाने या बैठने अथवा लेट जाने पर उसकी हृदय की मांसपेशियों को खून की आवश्यकता कम हो जाती है और सिकुड़न के बावजूद जितना रक्त उनमें पहुंच रहा होता है, उनके लिए उस समय पर्याप्त होता है और इसी कारण मरीज को तकलीफ में आराम मिल जाता है। वैसे यह रोग प्रायः धमनी काठिन हृदय रोग कारण होता है, पर कभी कभी यह निम्न कारणों से भी हो सकता है: हृदय धमनी, तीव्र महाधमनी, सिफिलिस जन्य अति अवटु क्रियाशीलता, अत्यधिक रक्त न्यूनता। हृदय शूल अधिकतर कोरोनरी धमनी के मेदारबुद के होने से होता है। इसके कारण व क्षतिकारक पहले ही दिए जा चुके हैं। याद रहे, एनीमिया, उच्च रक्तचाप, बुखार, थायराइड, हार्मोन की अधिकता या कुछ ऐसी बीमारियां जिनके नब्ज तेज रफ्तार से चलती, इन स्थितियों में एंजाइना से पीड़ित व्यक्ति को तकलीफ बढ़ जाती है। एंजाइना का मुख्य कारण होता है हृदय धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव और रक्त संचार का अवरोधीकरण। यूँ तो कोलेस्ट्रॉल के रक्त धमनियों में जमाव के अनेक कारण हैं, लेकिन आजकल इसका मुख्य कारण मानसिक तनाव और आज के प्रतिस्पर्धा पूर्ण जीवन व्यतीत करना माना जा रहा है। यही कारण है कि इस युग में यह रोग व्यापक होता जा रहा है। लक्षण: एंजाइना में होने वाली तकलीफ का संबंध शारीरिक कामकाज से है। प्रारंभिक दौर में एंजाइना से पीड़ित व्यक्ति को तकलीफ दूर चलने, विशेषकर तेज चलने, ऊंचाई या सीढ़ियों पर चलने, साइकिल चलाने या इस तरह के अन्य कार्यों में होने लगती है। तकलीफ शुरू हो जाने से उपरांत भी कोई व्यक्ति अगर उसी रफ्तार से चलता रहे तो तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उसे रुकना पड़ता है या चलने की रफ्तार कम करनी होती है और ऐसा करने के कुछ मिनटों में ही उसे आराम मिल जाता है। कुछ वर्षों के उपरांत मर्ज के बढ़ जाने पर यह परेशानी उस व्यक्ति को थोड़ी दूर चलने, स्नान करने, कपड़े पहनने या इसी तरह के घर के अंदर करने वाले साधारण कार्यों में होने लगती है, परंतु काम बंद कर स्थिर रूप से खड़े या बैठ जाने के कुछ मिनटों में ही आराम मिल जाता है। शारीरिक कामकाज के अलावा एंजाइना की तकलीफ मानसिक तनाव या खाना खाने के उपरांत भी हो सकती है। एंजाइना से पीड़ित बहुत से मरीजों को खाली पेट चलने में तकलीफ नहीं होती या कम होती है, परंतु खाना खाने के बाद चलना मुश्किल हो जाता है। एंजाइना में व्यक्ति को साधारणतः तेज दर्द नहीं होता, बल्कि उसे सीने के बीच में, बाईं बांह में, गले, जबड़े या फिर कभी कभी दाहिना बांह, ऊपरी पीठ के बीच के हिस्से में भारीपन, जलन, जैसे कुछ वजन रखा हो, सीने पर जैसे कोई कड़ी पट्टी बंधी गई हो या सीने पर गैस भर गई हो, इस तरह की तकलीफ हो सकती है। जिस तरह यह जानना जरूरी है कि एंजाइना का संबंध चलने, मानसिक तनाव व खाना खाने से है, उसी तरह यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि किस तरह की तकलीफ एंजाइना नहीं है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को सीने में तकलीफ खांसने से, सांस लेने से, करवट बदलने से या उठने बैठने पर हो रही हो तो यह एंजाइना का दर्द नहीं है। अगर कोई तकलीफ लगातार घंटों तक बनी रहती है तब भी एंजाइना नहीं है। अगर दर्द सीने के इतने छोटे से हिस्से में हो रहा हो कि आप उसे एक उंगली से इंगित
कर सके, यह भी एंजाइना का दर्द नहीं है। अगर दर्द से प्रभावित हिस्से को दबाने से दर्द बढ़ता हो तो एंजाइना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त लक्षण हो तो वह एंजाइना से पीड़ित नहीं है। एंजाइना इक्विवेलेंट। एंजाइना से पीड़ित कुछ एक व्यक्तियों में उपरोक्त प्रकार की तकलीफ न होकर थोड़ी ही दूर चलने में अत्यधिक सांस फूलना या अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है। अतः दर्द का अनुभव ना करके सांस फूलना तथा थकान आ जाने की एंजाइना इक्विवेलेंट कहते हैं। एक बार फिर से यह जानना जरूरी है कि इस सांस फूलने अथवा थकान का संबंध चलने से है और रुक जाने के कुछ मिनट में ही मरीज का आराम मिल जाता है। नॉकटर्नल एंजाइना। एंजाइना से पीड़ित कुछ एक व्यक्तियों को एंजाइना की तकलीफ या सांस फूलना रात में सोने के उपरांत होती है और उठकर बैठने पर उन्हें आराम मिल जाता है। एंजाइना का तकलीफ का प्रकार। एंजाइना में व्यक्ति को साधारणतया तेज दर्द नहीं होता है, बल्कि उसे भारीपन, जलन, कुछ वजन रखा हो जैसा सीने पर कोई कड़ी पट्टी बंधी हो, जैसा सीने में गैस भर गई हो, इस प्रकार की तकलीफ हो सकती है। एंजाइना का तकलीफ कितने समय तक होती है? एंजाइना शुरू होने के उपरांत मरीज के रुक जाने या बैठ जाने के 1 से 3 मिनट के अंदर ही उसे आराम मिल जाता है। वैसे किसी एक मरीज में एंजाइना की तकलीफ 10 मिनट या इससे भी अधिक हो सकती है। एंजाइना के किसी एक मरीज में सीने में दर्द के अलावा थोड़ी ही दूर चलने में अत्यधिक सांस फूलना या अत्यधिक थकान महसूस होना भी हो सकता है। गरिष्ठ भोजन के पश्चात तथा क्रोध एवं भाव आवेश की अवस्था में यह 15-20 मिनट तक स्थिर रहता है। जब यह शूल 30 मिनट तक बना रहे तब हृदय के अन्य गंभीर रोग की शंका करनी चाहिए। एंजाइना हृदय शूल लक्षण सारांश। अस्टर्नम के पीछे एकाएक छाती में बहुत तेज दर्द उठता है, जो छाती के बाईं तरफ कमर से होता हुआ बाएं कंधे, गर्दन व बाएं हाथ तक फैल जाता है। दर्द की तीव्रता अधिक होने के साथ में कभी कभी रोगी छाती में भारीपन, जलन, चुभन व छाती जकड़ी हुई बताता है। प्रायः दर्द शारीरिक काम या थकान के बाद शुरू होता है। दर्द प्रायः 2-3 मिनट तक रहता है एवं आराम करने पर कम हो जाता है। ऐसे दर्द में जीभ के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन की गोली चूसने को देने से दर्द में आराम मिल जाता है, जबकि अन्य दर्दों में ऐसा नहीं। चिन्ह। अधिकतर रोगियों में बाहरी चिन्ह लगभग सब समान होते हैं। रोगी में हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया या ब्रेडीकार्डिया के चिन्ह मिल सकते हैं। तेज दर्द की अवस्था में रोगी को पसीना आने लगता है अथवा सूखी उल्टी सी लग जाती है। रोग निदान। रोग निदान के लिए रोगी को पूरा इतिहास लेना चाहिए। ECG। इसमें हृदय में आने वाले बदलाव आ जाते हैं। एंजाइना के मरीज की जांच के विस्तार से। एंजाइना से संबंधित जांचों में प्रमुखता TMT, इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस इको, स्ट्रेस थैलियम तथा कोरोनरी एंजियोग्राफी है। एंजाइना जांच के उद्देश्य। एंजाइना के मरीज को जांच निम्न उद्देश्य की जाती है। एंजाइना की पुष्टि के लिए अधिकतर मरीजों में हम एंजाइना की पुष्टि मरीज के उसकी तकलीफ के बारे में पूछकर तथा उस मरीज को इस बीमारी से संबंधित खतरे के कारणों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा होना, धूम्रपान की आदत आदि को जानकर कर सकते हैं। किसी एक एंजाइना के संदिग्ध मरीज में इस बीमारी की पुष्टि TMT या स्ट्रेसिको या स्ट्रेस थैलियम के द्वारा कर सकते हैं। एंजाइना के अधिक खतरे वाले वर्ग को उचित जांच द्वारा पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपयुक्त इलाज द्वारा इनमें मृत्यु दर में कमी आती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित जांच की जाती है। इकोकार्डियोग्राफी। इसमें हृदय की पंप क्षमता का पता चलता है। पंप क्षमता अगर बहुत कम हो तो ऐसे मरीज को मृत्यु दर ज़्यादा होती है तथा इसमें सर्जरी से लाभ भी ज़्यादा होता है। इस जांच से पुराने हार्ट अटैक का भी पता चलता है। TMT। ज़्यादा मरीजों में सर्वप्रथम TMT की जांच द्वारा बीमारी की गंभीरता को खतरे को जानने की कोशिश करते हैं। अगर एंजाइना में किसी मरीज में TMT जांच के अनुसार गंभीरता ज़्यादा नहीं है तो फिर उस मरीज को अन्य जांचों की आवश्यकता नहीं होती और उस मरीज के इलाज के संदर्भ में हम दवाओं और उचित परहेज के अलावा एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के बारे में भी विचार नहीं करते। अगर TMT या अन्य जांचें जैसे स्ट्रेस इको या स्ट्रेस थैलियम के द्वारा बीमारी ज़्यादा निकलती है तो फिर इस स्थिति में मरीज को एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है और किन धमनियों में कहाँ कहाँ रुकावट है उसके अनुसार एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। TMT मुख्यतः ECG
की जांच है, जिसमें मरीज को एक चलती हुई पटरी के ऊपर चलना पड़ता है और चिकित्सक चलते रहने की स्थिति में उसको ईसीजी, रक्तचाप, नब्ज का परीक्षण करते हैं। एंजाइना के मरीजों को लेटकर किया गया ईसीजी साधारण सामान्य होता है, परंतु तेज चलने पर जब हृदय की मांसपेशियों को अधिक खून की आवश्यकता होती है और धमनियों में आई सिकुड़न की वजह से आवश्यकता अनुसार खून नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी स्थिति में ईसीजी में परिवर्तन आता है और जो टीएमटी जांच द्वारा पता चलता है। स्ट्रेच थैलियम तथा स्ट्रेच इकोकार्डियोग्राफी, इनके द्वारा भी टीएमटी की तरह एंजाइना की गंभीरता का पता लग जाता है। इस जांच की संवेदनशीलता टीएमटी से ज़्यादा है। इस जांच से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किन कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न है। इसकी उपयोगिता उन मरीजों में भी है जो किसी कारणवश टीएमटी की जांच नहीं करा सकते, जैसे गठिया या फाली से प्रभावित मरीज जिन्हें चलने में कठिनाई होती है, या फिर वैसे मरीज जिनके ईसीजी में कुछ ऐसी खराबियां हो जिनकी वजह से टीएमटी में होने वाले परिवर्तन का सही विश्लेषण करना संभव ना हो। कोरोनरी एंजियोग्राफी, इस जांच द्वारा हृदय की धमनियों में हुई सिकुड़न को सीधी तौर पर देख सकते हैं। एंजाइना के मरीज में होने वाली जटिलताएं एवं मृत्यु दर को संबंध उनकी धमनियों में हुई सिकुड़न से है। बहुत से अध्ययनों में यह प्रमाणित किया है कि अगर सिकुड़न बाईं मुख्य कोरोनरी धमनी में हो अथवा 2 प्रमुख या 3 प्रमुख धमनियों में हो, जिससे एक धमनी लेफ्ट एटीरियर डिसेंडिंग धमनी का प्रथम भाग भी प्रभावित हो, तो इस वर्ग में मृत्यु दर ज़्यादा होती है तथा सर्जरी से इन मरीजों की मृत्यु दर कम होती है। इस जांच की उपयोगिता मरीजों को उस समय है जब बीमारी की गंभीरता ज़्यादा हो, मरीज में सही मात्रा में उचित दवाइयों का सेवन के पश्चात भी उसे अपने समान कार्य करने की दिक्कत आ रही हो। इस स्थितियों में दवाइयों के अलावा एंजियोप्लास्टी का बाईपास सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। इन बातों का निर्णय एंजियोग्राफी के बाद ही ले सकते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट की कार्यप्रणाली पूर्व में ही दी जा चुकी है। 15 मिनट में कोरोनरी एंजियोग्राफी की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाती है। इसमें रोगी को बेहोश नहीं किया जाता। वैसे यह काफ़ी महंगा टेस्ट है, इस पर 6,000 से 15,000 तक का खर्चा आ जाता है। अल्ट्रासाउंड कार्डियोग्राफी, इस इकोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं, यह पूरी तरह से निरापद और बहुत ही उपयोगी टेस्ट है, जिसकी विधि यह है कि ध्वनि तरंगे शरीर में फेंकी जाती है। हृदय एवं धमनियों से टकरा कर जो प्रतिध्वनि वापस आती है वह एक विशेष प्रणाली से चित्रित हो जाती है, जिसमें प्रशिक्षित तकनीशियन यह पता लगा लेता है कि वेंट्रिकल की दीवार की मोटाई कितनी है, हृदय के कोष्ठकों का सिकुड़ना फैलना क्रम से है अथवा नहीं, हृदय के सभी वाल्व भली प्रकार खुल तथा बंद हो रहे हैं अथवा नहीं। यदि हृदय और फेफड़ों की थैली में पानी भर गया हो तो इसका पता भी इस टेस्ट से लग जाता है। हृदय की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। यह बहुत अधिक महंगा नहीं है। इस टेस्ट में भी रोगी को किसी प्रकार का दर्द या असुविधा नहीं होती है। ध्वनि तरंगें ऐसी होती है जिन्हें मानव कान से नहीं सुन सकते, अतः किसी प्रकार की आवाज़ भी नहीं होती। एंजाइना के मरीज में एंजियोग्राफी कब कराएं? क्योंकि एंजियोग्राफी एक खर्चीली जाँच है तथा इस जाँच के दौरान होने वाली मृत्यु दर करीब 0.1% है। इसलिए एंजाइना के ज़्यादातर मरीजों में इस बीमारी की गंभीरता पहले टीएमटी, स्ट्रेस इको अथवा स्ट्रेच थैलियम द्वारा तय करते हैं, और इन जांचों के आधार पर अगर बीमारी की गंभीरता ज़्यादा निकलती है तो एंजियोग्राफी करके उसकी धमनियों में आई रुकावट को देखा जाता है, जिसके अनुसार ये निर्णय लिया जा सके कि उस मरीज के लिए बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी में कौन सा इलाज है। निम्नलिखित स्थितियों में कुछ विशेषज्ञ एंजाइना के मरीज को टीएमटी या स्ट्रेप थैलियम के न कराते हुए पहले ही एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। अनस्टेबल एंजाइना के मरीजों में हार्ट अटैक के होने के बाद प्रारंभिक दौर में यदि मरीज को बार बार एंजाइना की तकलीफ हो रही हो, उस मरीज में जिसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की गई हो और इसके तुरंत बाद उसे एंजाइना की शिकायत फिर से होने लगी हो, पोसिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कोरोनरी हृदय रोग की पुष्टि के संबंध में इस संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा है। इस जांच से न सिर्फ हमें हृदय की मांसपेशियों के विभिन्न हिस्सों में रक्त प्रवाह की कमी के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि रक्त प्रवाह की मात्रा का भी पता चलता है। विभेदन निदान, एंजाइना का निम्न रोगों से भेद करना चाहिए। हृदय संबंधी विक्षिप्त, हाइटासार्निया, ग्रास सलिन शोथ, परिहृदय शोथ, परिफुफ्फुस शोथ, पसलियों का शोथ, गैस का दर्द। एंजाइना के मरीज का भविष्य, बहुत सारे अध्ययन जो इस विषय में हुए हैं उनके अनुसार एंजाइना के मरीजों में मृत्यु दर 2-3% प्रत्येक वर्ष तथा 2-3% लोगों को
प्रत्येक वर्ष हार्ट अटैक की शिकायत होती है। एंजाइना के मरीजों में एक वर्ग ऐसा भी है जिनमें उपरोक्त लिखित जटिलताएं ज़्यादा होती है। ये वो मरीज हैं जिनमें हृदय की पंप क्षमता कम होती है और खासकर जिनमें हार्ट फेल्योर के लक्षण हो या फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी के उपरांत उनमें बाईं मुख्य धमनी में 50% से ज़्यादा सिकुड़न हो या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग धमनी की शुरुआत में 70% ज़्यादा सिकुड़न हो। इन मरीजों को पहचानना बहुत आवश्यक है, जो कि उपयुक्त जांच द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी द्वारा मृत्यु दर कम होती है। एंजाइना का इलाज। एंजाइना से पीड़ित सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित सलाह माननी चाहिए। धूम्रपान ना करें। भोजन में चर्बी युक्त वस्तुओं जैसे घी, मलाई, मक्खन, गोश्त व तली हुई वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। किस मरीज में कितनी सख्ती से परहेज करना है या उस मरीज के खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर निर्भर करता है। उच्च रक्तचाप पर सही नियंत्रण रखें। मधुमेह पर उचित नियंत्रण आवश्यक है। मानसिक तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करें। इसके लिए ध्यान या योगासन की मदद ले सकते हैं। रोगी को अपना वजन कम करने को कहें। दाल, हरे पत्ते की सब्जी, फल व अन्य सब्जियों रोगी ले सकता है। भोजन लेने के बाद रोगी को थोड़ी देर आराम करने को कहें। शराब का पूर्ण निषेध के लिए परामर्श दें। हृदय रोगी को कुछ समय तक संभोग से दूर रहना चाहिए। धीरे धीरे ठीक होने पर दवाइयाँ की आवश्यक सहायता से संभोग किया जा सकता है। संभोग के पूर्व सावधानी व दर्द के लिए 0.5 मिलीग्राम नाइट्रोग्लिसरीन ले लेनी चाहिए। रोगी को 24 घंटे आराम करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का काम या व्यायाम कर सकता है, जैसे घूमना। सावधानी, रोगी को ऐसी चीज़ें ना लेने को कहें जो दर्द को बढ़ाए या दर्द को शुरू करे, जैसे धूम्रपान, भारी खाना, ऊंचाई पर चढ़ना, उत्तेजक कार्यक्रम, डरावनी फिल्म, जैसे ज़्यादा मेहनत का काम। औषधियों द्वारा एंजाइना का इलाज। औषधियों द्वारा प्रयोग में नीम मरीजों को उद्देश्य से किया जाता है हार्ट अटैक तथा मृत्यु दर में कमी लाना। इस उद्देश्य के अंतर्गत विशेषज्ञ नीम दवाइयों का परामर्श देते हैं। एस्प्रिन, इस दवा का प्रयोग एंजाइना के प्रत्येक मरीज को करना चाहिए अगर उनमें यह दवा दूसरे किन्हीं अन्य कारणों से वर्जित ना हो तो। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ। अगर भोजन में परहेज के बाद भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और विशेष रूप से LDL की मात्रा बढ़ी हो तो उसके लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दवाइयों का उद्देश्य यह हो कि संपूर्ण कोलेस्ट्रॉल 192 मिलीग्राम प्रतिशत तथा LDL कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम प्रतिशत से कम हो जाए। एंजाइना की तकलीफ में आराम पहुंचाना। दवाइयों का उपयोग एंजाइना के मरीज में 2 प्रकार का उद्देश्य से किया जाता है। एक तो इस बीमारी से संबंधित जटिलताओं को कम करने के लिए तथा दूसरे मरीज को तकलीफ में आराम पहुंचाने के लिए। निरंतर होते हुए विकास की वजह से आज चिकित्सक के पास एंजाइना के लिए बहुत तरह की औषधियाँ उपलब्ध है। इनमें उचित प्रयोग द्वारा अधिकांशतः मरीज पूरी तरह बहुत हद तक नियंत्रित किए जा सकते हैं। एंजाइना की तकलीफ को आराम पहुंचाने हेतु प्रमुखतः 3 प्रकार की दवाइयों का प्रयोग होता रहा है, जो नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर तथा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हाल ही में हुए अध्ययन के पश्चात 2 अन्य दवाइयों का प्रयोग भी इस उद्देश्य के लिए शुरू हुआ है। ये है निकोरेडिल तथा ट्राइमेटाजिडिन। जैसे ही रोगी को दर्द शुरू हो उसको ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट 0.5 मिलीग्राम की गोली जीभ के नीचे चूसने को दें। गोली देने के थोड़ी देर बाद ही रोगी को आराम आ जाएगा। व्यापारिक नाम टैबलेट एंजीसेड बेरोज वेलकम 0.5 मिलीग्राम की टिकिया हर 3 मिनट पर जब तक दर्द खत्म ना हो। टैबलेट नाइट्रोकोटिन मोडी फार्मा 2.6 मिलीग्राम 6.4 मिलीग्राम की टिकिया मात्र 1 टिकिया दिन में 2-3 बार। एंजिस्पान TR USVSR कैप्सूल 2.5 mg कैप्सूल 2.5 mg SR कैप्सूल 6.5 mg कैप्सूल 6.5 mg मात्रा 1 कैप्सूल दिन में 3 बार। आइसोसोबाइड डाइनाइट्रेट मात्रा जल्दी आराम के लिए 5-10 मिलीग्राम जीभ के नीचे, जीर्ण आराम के लिए 5-10 मिलीग्राम 3-4 बार मुंह के द्वारा। व्यापारिक नाम टैबलेट सॉर्बिट्रेट निकोलस पिरामल मात्रा 5 से 10 मिलीग्राम की टिकिया जीभ के नीचे। टैबलेट आइसोर्डिल विथ लिडले 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम। टैबलेट आइसोर्डिल सबलिंगुअल विथ लिडले 5 मिलीग्राम टैबलेट जीभ के नीचे। कैप्सूल आइसोमेक रिटायर्ड बायोकेम 40 से 80 मिलीग्राम प्रतिदिन। टैबलेट डाइट्रेट
पनेसिया 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम की टिकिया दिन में आवश्यकता अनुसार। बीटा ब्लॉकर्स यदि हृदय की ऑक्सीजन की ज़रूरत व उसकी गति व दबाव में कमी कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली दवाई है प्रोप्रानोलोल। व्यापारिक नाम बीटा ब्लॉक यूएसबी 10 मिलीग्राम टैबलेट 80 से 320 मिलीग्राम प्रतिदिन 2-4 विभाजित मात्रा में। टैबलेट बीटा ब्लॉक फोर्ट यूएसबी 40 मिलीग्राम टैबलेट 80 से 320 मिलीग्राम रोजाना 2-4 विभाजित मात्राओं में। कैल्शियम एंटागोनिस्ट व्यापारिक नाम केलाप्टिन बोहरिंगर मैनहेम 40-80 120-240 मिलीग्राम टैबलेट। आवश्यक परामर्श रोगी के ब्लड प्रेशर तथा नब्ज पर बराबर नज़र रखनी चाहिए। रोगी को जल्दी से जल्दी अस्पताल भेज देना चाहिए क्योंकि क्लिनिक पर इसका उपचार संभव नहीं है। नोट जैसे ही हृदय शूल प्रारंभ हो 1 गोली तत्काल जीभ के नीचे रख लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इस गोली को 3 से 5 मिनट तक के अंतर पर फिर दोहरा देना चाहिए। इसकी 3-4 गोलियां खाने पर भी 20 मिनट तक शूल बना रहे तब हृदय रोगी रोध जलन की शंका करनी चाहिए। आराम से एंजाइनल औषधियाँ एंजाइना का दर्द बार बार होना खतरनाक है और यदि इसकी जल्दी इलाज ना किया जाए तो इसके कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। एंजाइना के दर्द से आराम दिलाने के लिए दी जाने वाली सबसे आम दवा है नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बिड नाइट्रेट व इसोर्डिल, आइसोसार्बाइट मोनोनाइट्रेट। ये सभी दवाई नाइट्रेट्स नामक समूह की है। ये दवाएं हृदय को रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनियों के भीतर की मांसपेशियों को शिथिल कर देती है और इस प्रकार की धमनियों को फैलाव या आयतन बढ़ जाता है। इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से सीने के दर्द से आराम के लिए किया जाता है। इसके अलावा सीने में एंजाइना का दर्द दोबारा ना हो इसके लिए भी यह दवाएँ दी जाती है। इन लोगों को कंजस्टिव हार्ट फेल्योर की शिकायत होती है, उनमें भी ये दवाएँ हृदय की काम को कम करने के लिए दी जाती है। CHF में हृदय की मांसपेशियों रक्त को ठीक से पंप नहीं कर पाती। आमतौर पर सार्बिट्रेट की गोलियां 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की गोलियों में मिलती है। इन गोलियों को या तो जुबान के नीचे रखा जा सकता है या निगला जा सकता है। इसकी सामान्य खुराक 5 से 10 मिलीग्राम दिन में 3-4 बार तक हो सकती है। यह रोगी को हालत पर निर्भर करता है। यदि दर्द बना रहे तो रोगी को 2-2 गोलियां दिन में 4 बार भी ले सकता है। ये दवाएँ देर तक काम करने वाले कैप्सूलों के रूप में एंजियोस्पान TR नामक व्यापारिक नाम से भी मिलता है। इस एक कैप्सूल का असर 12 घंटे तक रहता है। यह कैप्सूल दिन में 2 बार मेंटेनेंस के रूप में लेने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, किंतु बीच बीच में दर्द उठता है तो सॉर्बिट्रेट भी ली जा सकती है। साइड इफ़ेक्ट इन दवाओं का सेवन ज़्यादा पाया जाने वाला साइड इफ़ेक्ट सिर दर्द में है, जो दवा लेने के कुछ ही मिनटों बाद शुरू हो जाता है। हर व्यक्ति में यह दर्द अलग अलग तेज़ी से होता है। कुछ लोगों का सिर दर्द बहुत तेज़ हो सकता है तो कुछ लोगों का हल्का। यह भी देखा गया कि जैसे जैसे समय बीतता है सिर दर्द की तेज़ी घटती जाती है और रोगी इस दवा को आदी होता चला जाता है। यदि यह दवा लेने से सिर दर्द होता है तो भी दवा का लेना ही चाहिए क्योंकि यह दवा हृदय को बहुत अधिक नुकसान होने से बचाती है। सिर दर्द का इलाज तो पैरासीटामोल या डिस्प्रिन लेकर भी किया जा सकता है। विशेष अध्ययन इन दवाओं से ब्लड प्रेशर में कमी आती है और चक्कर आना, कमजोरी और कुछ लोगों को बेहोशी की शिकायत भी हो सकती है। कुछ रोगियों का चेहरा लाल भी हो सकता है, उनके टखने सूज सकते हैं, जीभ मिचला सकता है, त्वचा पर दाने निकल सकते हैं, खुजली भी हो सकती है या साइड इफेक्ट अस्थायी होता है और